हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम फाइनली अपना चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरियल जर्नी करने वाले हैं खत्म। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी बिजनेस प्लान के बारे में कि बिजनेस प्लान क्या होता है, किस चीज में वो हमको हेल्प करता है। और बिजनेस प्लान के अंदर हमने देखा था 8 पॉइंट्स होने चाहिए। जनरल इंट्रोडक्शन, बिजनेस का वेंचर क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे करना है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन का प्लान कैसे करना है, मार्केटिंग प्लान कैसे होना चाहिए और मिसलेनियस वाला पॉइंट। आज हम बात करने वाले बिजनेस प्लान के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड। प्लान तो हमने बना लिया, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज बिजनेस प्लान एग्जीक्यूशन। तो बच्चों, टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस प्लान एग्जीक्यूशन कीज टू सक्सेस एंड व्हाई मैनी कंपनी फेल्स। ऐसा क्यों होता है कि आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है, आपका बिजनेस प्लान भी अच्छा है, लेकिन आपका बिजनेस नहीं चलता, या जैसा आप सोचते हो कि हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे उतना हम नहीं कमा पाते, या फिर जितने लेवल पर हम जाना चाहते हैं उतने लेवल पर हम नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्यों होता है जबकि हमारा बिजनेस आइडिया भी अच्छा है, हमारा बिजनेस प्लान भी अच्छा है? तो इसका कारण ये है कि आपने प्लान को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने प्लान को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपके इंप्लीमेंटेशन में, आपके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है वाली बात? रीड करते क्या लिखा है। कंपनी फेल टू डिलीवर ऑन देयर प्रोमिसेस। मतलब ये अक्सर कंपनियां जो प्रॉमिस करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हम ये चमत्कार करते हैं, हम क्वालिटी देते हैं, कभी कभार या अक्सर कह लो वो फेल हो जाते हैं अपने प्रॉमिस को डिलीवर करने में। और उनका एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि ये हम काम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी गलत थी। वो ये बोलते हैं स्ट्रेटेजी गलत थी, बट ऐसा नहीं है। जो कंपनियां होती हैं बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एनर्जी लगाती हैं उन स्ट्रेटेजिक प्लान्स को बनाने में, जिसके अंदर वो अपने मार्केट के अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, हमारा कंपटीशन क्या है उसके अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, हमारा कस्टमर हमसे चाहता क्या है उसके अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? वो बोलते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी गलत है, बट ऐसा नहीं है, उनकी स्ट्रेटेजी सही होती है, स्ट्रेटेजी बहुत डिटेल में आते हैं, लेकिन तब भी वो फेल होते हैं। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जो बिजनेस प्लान है वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हुए, उनकी जो स्ट्रेटेजीज है वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ढंग से अचीव नहीं हो पाए। समझ में आ रहा है? जो आपने प्लान बनाया था, आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हुई है, जैसी चीज होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है, जो चीज सपोज करी गई थी ऐसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। क्या लिखा हुआ है? द फेलियर टू एग्जीक्यूट द प्लान इज मोस्ट साइटेड एज द रीजन फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लान अंडरफॉर्म। यही रीजन सबसे ज्यादा बताया जाता है कि हमने प्लान को ढंग से पर एग्जीक्यूट नहीं किया। प्लान तो बढ़िया था, लेकिन प्लान को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया। आपने बोला था कि हम डेली 4 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन आप नहीं पढ़े। तो प्लान में गलती नहीं थी, प्लान एकदम बढ़िया था कि 4 घंटे डेली पढ़ेंगे, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, तो मतलब एग्जीक्यूशन में गलती हुई। और एग्जीक्यूशन में गलती होती है तो भैया क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको गुस्सा आता है, सबको एकदम देखते हो कि यार क्या हो रहा है, जैसा चाह रहे वैसा क्यों नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है? और बाद में क्या होता है? बुराई होती है, बैड नेम, गुडविल बेकार हो जाती है। समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? ओके, समझ में आया क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कि प्लान बुरा नहीं होता, प्लान एकदम सही होता है, स्ट्रेटेजी एकदम सही होती है, बट इंप्लीमेंटेशन अगर गलत हो जाए तो कंपनियां जैसा सोचती हैं, जैसा चाहती हैं, वो नहीं हो सकता चीज। क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? तो फिर कैसे सक्सेस को अचीव करें, कैसे उसको इंप्लीमेंट करें? तो क्या लिखा हुआ है? द की टू सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इज अलाइनमेंट। मतलब ये, अगर आपको अपने प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट करना है तो आपको अपने प्लान को अलाइन करना पड़ेगा। सर, ये अलाइन का मतलब क्या होता है? आपको अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने लोगों को, अपने काम को, सबको अच्छे से लिंक करना पड़ेगा, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल बिठाना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस लोग उस पर काम करेंगे, किस तरीके से काम होगा, कब क्या होना है, कब क्या होना है, पहले क्या होना है, बाद में क्या होना है, किसका काम क्या है, किसका काम क्या नहीं है। जब तक क्लियरली आप इन सब चीजों को लिंक नहीं करोगे, आपका प्लान ढंग से एग्जीक्यूट नहीं होगा।
तो if you want the successful execution of your plan, that you have to link your work, your strategy, your people along with each other. क्लियर हो रहा पॉइंट? ओके. द स्ट्रेटेजिक प्लान मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये जो आप चाहते हो, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए. कोई बाद में ऐसा ना बोल दे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि प्लान क्या है. समझ में आ रहा है? ऐसा कोई ना बोल दे. दूसरा, सही व्यक्ति सही जॉब काम कर रहा हो. ध्यान रखना, राइट पर्सन एट द राइट जॉब काम करेगा, तभी आपकी मैक्सिमम वर्क परफॉर्मेंस होगी. क्लियर? एक्शन प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि कब क्या काम करना है, फिर उसे इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, लोगों से काम भी करवाना पड़ेगा, और बाद में आपको उसको रिव्यू भी करना पड़ेगा. काम जैसा सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ. इसको हम कंट्रोलिंग भी बुलाते हैं. समझ में आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, अगर सक्सेसफुल प्लान को एग्जीक्यूट करना है तो अलाइन करो. अलाइन का मतलब क्या? सबको लिंक करो. जो आपका प्लान है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए. आप राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखें जिससे मैक्सिमम परफॉर्मेंस आए. क्या क्या एक्शन होना है वो प्लान बताओ, उसको इंप्लीमेंट करो, बाद में रिव्यू करो कि काम ठीक से हुआ कि नहीं हुआ. बताओ लोग क्या करते हैं, सारा काम होने के बाद चेक करते हैं कि हाँ भाई चलो देखते ठीक हुआ कि नहीं हुआ. भाई ड्यूरिंग द कर लेते, लास्ट में चेक करो जब भैया कांड हो चुका है. स्टेप बाय स्टेप अगर आप अपने काम को रिव्यू करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी. जहां गलती होगी तुरंत सही कर दी जाएगी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर मैच ना हो तो क्वेश्चन पूरा फिर से करना पड़ता है, या फिर पूरा फर्स्ट स्टेप से फिर से चेक करना पड़ता है. तो भैया अगर बीच बीच में अगर आप अपने स्टेप्स को रीचेक करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी. ये मैथ्स में कर आ रहे हो आप बच्चों 10th क्लास में. समझ में आ रहा है? A common issue is that individual within the various department views the goals and objectives very differently. क्या लिखा हुआ है? लोगों में दिक्कत है, हर कोई अपने हिसाब से प्लान को देखता है. समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे क्लियरली बताना पड़ेगा. कम्युनिकेशन गैप होता है लोगों के बीच में. मतलब ये मैंने बोला हम बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं. तो बड़े लेवल का मतलब हर एक के लिए अलग होता है. कोई चाहता है मैं प्रॉफिट है बड़ा लेवल, कोई कहता है सेल्स है, कोई कहता है कस्टमर बेस है. तो बड़े लेवल का मतलब क्या है, सबके लिए अलग अलग होता है. तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा. आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए. एवरीवन शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम देम. समझ में आ रही है? तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जहां पर भी कम्युनिकेशन का गैप होता है, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, हमेशा दिक्कत होता है. हर कोई अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करता है. समझ में आ रही है? तो यही कहानी यहाँ पर, ये जो पैराग्राफ बच्चों दे रखा है, इस पैराग्राफ में एक्चुअल में बताया गया है कि कैसे आप अपने प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो. क्लियर? ओके. आगे क्या दे रखा है? Although there is no single process to manage the execution of plan, there are basic processes and fundamentals to be followed. मतलब ये बातें तो इन्होंने इस पैराग्राफ में लिख दी कि ये कर लो काम हो जाएगा. क्या सिर्फ यही करने से काम होगा या और कोई तरीका नहीं है? बहुत सारे तरीके हैं. There is no only single method to perform to execute the plan properly. There are numerous methods by which you can execute your plan. But हर एक को यहाँ पे डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, वरना किताब इतनी मोटी हो जाएगी. तो यहाँ पर आपने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि इन पॉइंट का ध्यान रखना, काम हो जाएगा. बाकी अपने जो पॉइंट है उनको तो रखना ही रखना, इनको जरूर ध्यान में रखना. ठीक है? सम बेसिक प्रोसेस और फंडामेंटल्स क्या क्या होने चाहिए. पहला, once the broad mission, vision, strategy for the organization has been established, focusing is on core competencies, specific quantifiable goals to support the strategy must be formulated. आपने एक बार अपनी स्ट्रेटेजी बना ली, अपना विजन बना लिया, अपना मिशन बना लिया कि क्या हम अचीव करना चाहते हैं. उसके बाद उस चीज को करने के लिए कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी चाहिए होगी, क्या हमारे स्पेसिफिक गोल्स हैं. आई रिपीट, स्पेसिफिक. क्वांटिटी बताओ, 10,000 यूनिट बनाना है, 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, 100 कस्टमर चाहिए. स्पेसिफिक क्वांटिफाइबल गोल्स आपको बताने हैं. ठीक है? जिससे लोगों को पता लग जाए कि एक्चुअल में ये अमाउंट है या ये डिजिट्स है जो हमको अचीव करनी है. क्लियर हो गया? स्ट्रेटेजी डिसाइड कर ली, प्लान डिसाइड कर लिया, दूर की सोच ली. अब एक्चुअल मुद्दे पर आओ. कोर कॉम्पिटेंसी बताओ, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी. इसके अलावा क्वांटिफाइबल गोल्स बनाओ, क्वांटिटी बताओ कितना चाहिए एक्चुअल में. क्लियर? मुझे बहुत पैसा कमाना, बहुत पैसा नहीं, कम पैसा बताओ. 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, कितना कमाना एक्चुअल में बताओ. क्लियर? ओके. सेकंड क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी इवेल्युएट. मतलब ये आपको अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना पड़ेगा. कैसे चेक करना पड़ेगा? क्या सही व्यक्ति सही स्किल्स के संग सही काम कर रहा है,
मतलब ये, अगर मैं अकाउंट्स का टीचर होके मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो मैं गलत काम कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सही व्यक्ति सही नॉलेज के संग, सही क्वालिफिकेशन के संग सही जगह पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, क्या इसको यहां से यहां भेजना जरूरी है, क्या इसको ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट भेजना जरूरी है, क्या नीचे वाले को प्रमोशन देना जरूरी है, क्या ये भी चेक करना पड़ता है। क्या हमारे पास उतने लोग हैं जितने हमको चाहिए, मुझे मेरे डिपार्टमेंट में 10 लोग चाहिए, क्या मेरे डिपार्टमेंट में 10 लोग है कि नहीं, ये भी चेक करना जरूरी है। 2 होंगे तो काम नहीं हो पाएगा टाइमली, क्योंकि 2 पे बहुत प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। तो 10 लोग है कि नहीं, ये भी चेक करो। ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यूएट करो, सही पर्सन सही क्वालिफिकेशन के संग सही जगह पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्या इधर उधर शिफ्टिंग करने की जरूरी है कि नहीं जरूरी, क्या आपके पास उतने एम्प्लॉय जितने आपको जरूरत है कि नहीं, ये भी चेक करना है। क्लियर। आइडेंटिफाई की इनिशिएटिव्स एंड ब्रॉड एक्शन दैट मस्ट बी accomplished टू अचीव द स्ट्रेटेजी। मतलब ये आपको ब्रॉड एक्शंस या इनिशिएटिव मतलब पहल करना, तो कौन कौन सी आपको पहल करनी है या कौन कौन से आपको एक्शंस लेने हैं जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी को अचीव कर पाए, उसको आइडेंटिफाई करो। कि मुझे अगर टारगेट चाहिए कि मुझे 1 लाख बच्चों को पढ़ाना है, तो 1 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे कौन कौन से एक्शन करने हैं, इस चीज का पता लगाओ। ठीक है, कैसे मुझे प्रमोशन करना है, कैसे मुझे बच्चों को रीच पहुंचानी, कैसे मुझे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, वो सारे स्टेप्स आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। आप गैप ढूंढो, आप कमियां ढूंढो कि कहां आज हम हैं, कहां हम पहुंचना चाहते हैं, उसके पीछे का गैप कितना है, क्या चीजें हमको करनी चाहिए जिससे हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएं। और इनिशिएटिव को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लगाओ। पहल करना मतलब हर कोई अपने तरीके से पहल करे, हर कोई अपने तरीके से न्यू आइडियाज बताए, न्यू तरीके बताए जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। क्लियर हो गया, ये चीजें भी करनी है। इसके अलावा आपको बजट बनाना पड़ेगा टू सपोर्ट द प्लान, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा बिजनेस के अंदर, आपका कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर चीज में लगते हैं गांधी जी, पैसा लगता है हर जगह के अंदर, समझ में आई ये चीज। तो आपका बजट भी होना चाहिए जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसको सपोर्ट कर पाए, जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हो उसको सपोर्ट कर पाए, उसके लिए आपके पास बजट होना चाहिए। कम्युनिकेट वेल, कम्युनिकेट वेल का मतलब है कि जो आप चाहते हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक व्यक्ति को वही चीज पता होनी चाहिए जो आप समझ रहे हो। आप कॉम्पनसेशन प्लान बनाओ, आप रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है सैलरी वगैरह देना, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको क्या सैलरी देनी है, बढ़िया काम कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड बोनस इंसेंटिव क्या देना है, ये सबको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आगे जरा है, क्रिएट डिसीजन फिल्टर दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू अ थॉट प्रोसेस for those time when the organization wrestles with the concept that may stray from its strategy। मतलब ये डिसीजन फिल्टर बनाओ। डिसीजन फिल्टर का मतलब ये होता है, मान के चलो हमारे सामने एक पोजीशन आती है। पोजीशन क्या है कि बच्चों को पागल बनाओ, जबरदस्ती की वीडियो अपलोड करो, व्यूज गेन करो और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पे लेकर आओ। ये हमारे पास एक सजेशन आया कि बच्चों को पढ़ाओ नहीं, उनको सिर्फ ज्ञान दो, जबरदस्ती का ज्ञान दो जो उनके एग्जाम में काम ना आए, जो उनकी नॉलेज में काम ना आए, बस व्यूज गेन करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। ये हम ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस चाहते हैं। बट हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी? हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हम बच्चों को क्वालिटी तरीके से पढ़ाएंगे, बच्चे अपने आप दूसरों को बताएंगे तो हम एक बढ़िया टीचर से पढ़ते, आप भी पढ़ो। तो मतलब ये हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हम क्वालिटी पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे सामने किसी ने प्लान रख दिया कि बच्चों को पागल बनाओ। तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी को बेस रखते हुए डिसीजन क्या लिया, नहीं हम ये काम नहीं कर सकते। मतलब आपने वहीं पर उसको फिल्टर कर दिया, वहीं पर आपने डिसीजन को एलिमिनेट कर दिया। तो मतलब ये, जब आपके पास कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जो आपकी स्ट्रेटेजी आपके ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं खाते हैं, तो आपको उसी लेवल पर डिसीजन को एलिमिनेट कर देना चाहिए, उसी लेवल पर सेक्शन को डिलीट कर देना चाहिए। इसे कहते हैं डिसीजन फिल्टर। क्लियर हो गया? ओके। लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इस्टेब्लिश अ रिव्यू प्रोसेस। मतलब रिव्यू प्रोसेस मतलब आप बात बात पर रिपीट पीछे देखो कि जो चीज हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है टाइम टू टाइम हमारा टेस्ट बदलता है, हमको नई नई चीजें पसंद आती है, पुरानी चीजें आउटडेट हो जाती है। गवर्नमेंट भी नई नई पॉलिसीज बनाती है, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो हमको टाइमली पूरी प्रोसेस को रिव्यू करना चाहिए कि क्या हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो आउटडेट हो रहा मार्केट के अंदर। समझ में आ रही है चीज? हम वो काम करें जो अप टू डेट हो। क्लियर हो गया? ओके। ये है बच्चों हमारा
कि हाउ शुड वी एग्जीक्यूट आवर प्लान, प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए सक्सेसफुली, वो भी हमने देख लिया, कुछ फंडामेंटल बेसिस भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि प्लान सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हम उनको ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं करते। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों आज का लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फिजिबिलिटी स्टडी एंड बिजनेस प्लान। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है, मीनिंग पे बात करते हैं। पहला, फिजिबिलिटी स्टडी बिजनेस प्लान बनाने से पहले किया जाता है। फिजिबिलिटी ये स्टेप करती, ये बताती है कि बिजनेस जो या फिर जो आइडिया हमारा वो करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, वे वायबल ऑप्शन हमारे लिए है कि नहीं है। बिजनेस प्लान ये बताता है कि हाँ भाई कैसे अपॉर्चुनिटी बनानी है। हमने बिजनेस आइडिया सोच लिया, उसके बाद हम बिजनेस प्लान बनाते हैं। क्लियर? तो जो बिजनेस आइडिया ठीक है कि नहीं है उसके लिए फिजिबिलिटी करते हैं, और उस आइडिया को कैसे आगे बढ़ाना उसके लिए हम बिजनेस प्लान बनाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया मीनिंग का? ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव। फिजिबिलिटी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हम काम करना चाहते हैं क्या हमारे टाइम के लिए वायबल है, क्या हमारे एफर्ट उतने उसमें लगने चाहिए, क्या हम उसमें उतने पैसे लगाएं जितना उसके अंदर मांग रहा है, ठीक है, क्या हम उसमें टाइम इन्वेस्ट करें, ये भी जरूरी है कि नहीं जरूरी। तो ये चेक करने के लिए हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं, विद प्रॉपर कैलकुलेशन, एनालिसिस, एस्टिमेशन। हमने डिटेल पढ़ लिया फिजिबिलिटी स्टडी को। लेकिन बिजनेस प्लान ये बताता है कि जो हमने टारगेट डिसाइड कर लिए हैं उसके लिए कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे जिससे वो अपने टारगेट्स को अचीव। तो बिजनेस प्लान का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये चेक करना कि जो आइडिया पर हम बात कर रहे हैं कि वो हमारे टाइम के लिए एलिजिबल है कि नहीं, क्या वो हमारे पैसे के लिए एलिजिबल है कि नहीं, क्या हमारे रिसोर्सेज के एलिजिबल है कि नहीं। लेकिन बिजनेस प्लान ये बताता है कि जो आप काम करना चाह रहे हो उसको अचीव कैसे करना है। क्लियर? लिंकेज क्या है, लिंकेज क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी से ही हम बिजनेस प्लान इजीली बना सकते हैं। और बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि जब भी हम बिजनेस प्लान को सोचते हैं तो हमको पहले फिजिबिलिटी स्टडी करानी पड़ती है, और फिजिबिलिटी स्टडी हम ये पता लगा पाते हैं कि क्या काम करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। समझ में आया? ओके। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बच्चों के मन में एक डाउट आएगा, सर नीचे टॉपिक दिख रखा है, रोल ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली इन द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर। ओ माय गॉड, एक और टॉपिक आ गया, विमेन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू ओवरकम चैलेंजेस। ओ माय गॉड, सर ये सब आपने नहीं पढ़ाया, रे ऑफ होप। सर आप ये सब नहीं पढ़ा रहे हो हमको, आप झूठ बोल रहे हो कि चैप्टर खत्म हो गया। नहीं बच्चे, मैं सच बोल रहा हूँ कि चैप्टर खत्म हो गया। कैसे, जरा बात करते हैं। ये है बच्चों हमारा सिलेबस जो सीबीएसई ने दिया है। मैं आपको ईयर दिखा देता हूं कौन से ईयर का है। देखो 2022-2023 करंट सेशन का सिलेबस है ये, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। आइडिया जनरेशन में बात हो गई हमारी, आइडिया कैसे जनरेट करते हैं ये बात हो गई। फिजिबिलिटी स्टडी एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट के बारे में बात हो गई, इसके बारे में बात हो गई। क्या बिजनेस प्लान के बारे में बात हो गई, लास्ट क्लास के अंदर बात हो गई थी। क्या अभी हमने एग्जीक्यूशन और बिजनेस प्लान के बारे में बात कर ली, कर ली। तो मतलब जो टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। यहां पर भी देखो, यहां पर भी कहीं भी हमने आइडिया जनरेशन बात कर ली, कर ली। फिजिबिलिटी स्टडी बात कर ली, कर ली। बेसिक प्लान कर लिया, कर लिया। क्यों ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होती है, फेलियर होती है, हमने बात कर ली, कर ली। मतलब जो सिलेबस दे रखा है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। समझ में आया? मतलब ये इन शॉर्ट ये जो टॉपिक है रे ऑफ होप, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, और ये लास्ट वाला रोल ऑफ फैमिली एंड ग्रोथ ऑन द एंटरप्रेन्योर, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं। क्लियर? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। नॉलेज के लिए आप पढ़ लेना, नॉलेज के लिए इसमें कुछ खास नहीं है कि फैमिली का सपोर्ट कितना होना चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट कितना होना चाहिए, हम सबको पता है। क्योंकि हमारा घर ठीक नहीं होगा, हमारी अगर पर्सनल लाइफ ठीक नहीं होगी तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ कभी ठीक नहीं हो सकती। ये हम सबको चीज पता है बेसिकली। ओके। और विमेन एंटरप्रेन्योर को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आप एक बार रीड कर लेना। इसके अंदर कुछ खास नहीं, एग्जाम में तो आएगा नहीं, नॉलेज के लिए आप गेन कर सकते हो। क्लियर? ओके। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर को करते हैं यहीं पे हम समाप्त। 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट फंक्शन, दूसरा एंटरप्रेन्योर, तीसरा एंटरप्रेन्योर जर्नी। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ये चैप्टर हमने 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना और मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।